मेरे पास यहाँ पर ये एक बटरफ्लाई है और मैं इस बटरफ्लाई को जो है मैं अपनी उंगलियों के ऊपर जो है बैलेंस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस बटरफ्लाई को जो है उठा करके यहाँ पर अपनी उंगलियों के ऊपर रखता हूँ और रखने के बाद अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये जो बटरफ्लाई है ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये गिर जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस बटरफ्लाई को जो है यहाँ पर रखता हूँ इस जगह पर, तो फिर यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये गिर जाएगा। देखिए ये गिर क्यों रहा है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलने वाला है। तो चाहे मैं यहाँ पर रखूँ चाहे यहाँ पर रखूँ, ये जो है ये बैलेंस में नहीं होगा ये बटरफ्लाई। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर रखूँ तो क्या होगा, तो भी ये गिर जाएगा। कहीं भी रख लूँ इस बटरफ्लाई के ऊपर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मैं अपनी उंगलियों को रखूँ, ये किसी ना किसी डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा ही। मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इसे हम बैलेंस कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे करते करते अगर मैं इस पॉइंट पर अपनी उंगलियों को रखता हूं यहाँ पर, तो फिर ये जो बटरफ्लाई है ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हमने जो है इस बटरफ्लाई को बैलेंस कर लिया है। अब ये ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और ये जो बटरफ्लाई है ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि मानो कि इसका पूरा का पूरा जो मास है वो इसी पॉइंट में कंसंट्रेटेड है। एक ही पॉइंट में ये जो है ये पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। और हम इस पॉइंट को जो है इस ऑब्जेक्ट का, इस बटरफ्लाई का हम कहते हैं कि ये है इसका सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसा पॉइंट होता है कि मानो कि उसका पूरा का पूरा जो मास है वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और हम उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट का कहते हैं कि वह है सेंटर ऑफ मास। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है ये भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो अगर मैं इस बटरफ्लाई को जो है बैलेंस में करना चाहता हूं तो हमने ये देखा था कि सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिलता है जहां पर कि हम इस बटरफ्लाई को जो है बैलेंस में कर पाते हैं, और बाकी के पॉइंट पे अगर मैं अपनी उंगली को रख करके इसे बैलेंस करने का कोशिश कर रहा था तो ये जो है ये रोटेट कर जा रहा था। अब अगर मैं यहां पर इस जगह पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं और इस जगह पर जो है मैं अपनी उंगली को रखता हूं तो उस केस में ये जो बटरफ्लाई है ये बैलेंस में नहीं होता है। हमने ये देखा है। इस केस में जब मैं इस जगह पर अपनी उंगली को रखता हूं तो फिर ये जो बटरफ्लाई है ये यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है यही हमें देखना है। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा जो कि इसी पॉइंट से होकर के पास होगा। तो यहां पर जो है ये रहा वो एक्सिस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सिस के राइट हैंड साइड में इस साइड देखें तो जो पार्टिकल्स हैं वो कम है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है। तो यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो वेट है, एक एक पार्टिकल का जो वेट होगा वो देखें तो वो नीचे की तरफ काम करेगा। सो यहां पर इन सारे पार्टिकल का जो वेट है वो देखें तो वो नीचे की तरफ काम करेगा और एक फोर्स एक्सर्ट करेगा नीचे की तरफ, जो कि इस सिस्टम को, इस बटरफ्लाई को मुझे कहना चाहिए कि ये रोटेट करने का कोशिश करेगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर एक पार्टिकल टॉर्क क्रिएट कर रहा है यहां पर, जो कि यहां पर इसे रोटेट करने का कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं हर एक पार्टिकल के टॉर्क को जोड़ देता हूं तो हमें एक टॉर्क मिलेगा जो कि यहां पर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब यह है कि इस बटरफ्लाई को जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है। और लेफ्ट साइड में देखें तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो ज्यादा है। तो यहां भी हर एक पार्टिकल का जो वेट है वो तो नीचे की तरफ काम करेगा ही। तो यहां पर ये जो पार्टिकल है ये एक नीचे की तरफ फोर्स क्रिएट कर रहा है जो कि इस बटरफ्लाई को जो है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टिकल यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट कर रहा है। और अगर सारे पार्टिकल के द्वारा क्रिएट किया गया टॉर्क जो है अगर उसे हम जोड़ देते हैं तो हमें एक नेट टॉर्क मिलेगा जो कि इस बटरफ्लाई को जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट साइड में ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो जब फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा
तो जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो भी ज्यादा होगा। इसीलिए ये जो बटरफ्लाई है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है जब मैं यहां पर अपनी उंगलियों को रख करके जो है इस बटरफ्लाई को बैलेंस में करने का कोशिश करता हूं। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला केस देख लेते हैं। दूसरा वाला केस ये है कि अगर मैं इस पॉइंट में जो है, इस पॉइंट पर जो है मैं अपनी उंगलियों को रख करके इस बटरफ्लाई को जो है बैलेंस करने का कोशिश करता हूं, तो फिर हमने ये देखा था कि इस केस में ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक एक्सिस बना लेता हूं। तो ये हो गया एक्सिस। अब आप समझ रहे होंगे कि इस केस में अब की बार लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कम है, जबकि राइट साइड में जो है यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट होगा वो कम होगा, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा। तो इसलिए इस केस में जब मैं अपनी उंगलियों को यहां पर रख करके इस बटरफ्लाई को बैलेंस में करने का कोशिश करता हूं, तो फिर ये जो बटरफ्लाई है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। अब आखिरी केस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर ये जो बटरफ्लाई है इसमें अगर मैं अपने उंगलियों को यहां पर रखता हूं, इस पॉइंट में रखता हूं, तो हमने ये देखा था कि ये जो है ये बैलेंस में हो जाता है। हमने ये देखा था कि ना ही अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ऐसा क्यों होता है यही हमें अब समझना है। तो सबसे पहले मैं यहां भी एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं जो कि इसी पॉइंट से होके पास होगा। तो यहां पर हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस केस में ये जो बटरफ्लाई है इसके दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों ही साइड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो बराबर होंगे। तो इस केस में अभी आप देखें तो चूंकि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो बराबर हैं, तो अभी जो यहां पर राइट साइड में टॉर्क क्रिएट होगा, जो कि यहां पर ये वाले पार्टिकल मिल करके एक टॉर्क बनाएगा, जो कि यहां पर इस सिस्टम को, इस बटरफ्लाई को जो है यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है। मान लेते हैं कि ये टॉर्क यहां पर τ1 है और दूसरे साइड में देखें तो यहां पर ये सारे पार्टिकल भी एक टॉर्क क्रिएट करेंगे मिलकर के, जो कि इस बटरफ्लाई को जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो टॉर्क है ये है τ2। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों ही साइड में बराबर हैं, तो जो फोर्स होगा वो भी दोनों साइड में बराबर होगा, तो जो टॉर्क होगा वो भी बराबर होगा। τ1 बराबर होगा τ2 के इस केस में। सो τ1 जो है ये बराबर हो जाएगा τ2 के। तो यहां पर जो टॉर्क है वो बराबर है दोनों साइड में। तो इसलिए जो है यहां पर ये τ1 τ2 के बराबर है, तो इसलिए यहां पर जो है ये ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसलिए जब मैं अपनी उंगलियों को इस पॉइंट में रखता हूं तो ये जो है ये बैलेंस में रहता है, ये बटरफ्लाई ये नहीं गिरता है। यहां पर अगर आप एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया लाइन एक, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर इस साइड में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ऊपर के साइड में ये बराबर होंगे जितने यहां पर नीचे के साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पर जो है ये बैलेंस में रहता है ये बटरफ्लाई, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये है इस ऑब्जेक्ट का, क्या इस ऑब्जेक्ट का ये है सेंटर ऑफ मास। सो ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये जो बटरफ्लाई है ऐसा ये बिहेव करता है कि मानो कि पूरा का पूरा जो इसका मास है वो इसी पॉइंट में कंसंट्रेटेड है। यहां मैं आपको बता दूं कि आप सेंटर ऑफ मास को जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ये है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के कुछ फार्मूले पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।